Hey guys, this is पूजा यादव फ्रॉम IMS BHU। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट करा। तो जब मैं नीट का प्रिपरेशन करती थी ना, तो उस टाइम ना मुझे NCERT की कुछ कुछ लाइनें समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वैसे मैं समझ तो जाती थी, बट कभी कभी ना किसी किसी लाइंस में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैं ना उसको वैसे ही रट्टा लगा लेती थी। फिर क्वेश्चन आता था तो मैं टिक कर लेती थी। ऐसे ही मुझे समझ नहीं आता था, बट मैं टिक कर देती थी ऐसे ही। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिन्हें ऐसी दिक्कत होती होगी। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि जब मैं पढ़ाऊँगी तो ना मैं अपने लेक्चर में ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रखूँगी कि यार ऐसे कि बच्चों को समझ ना आए। तो इसलिए मैंने ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ा रही हिंदी में, जिसमें ऐसे ही मैंने नॉर्मल हमारी जो बातचीत जैसे हम व्हाट्सएप लैंग्वेज जो होता है ना, मैंने उसमें पढ़ाने की कोशिश करी है ताकि सारे बच्चों को समझ आए। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले 11th क्लास की NCERT का चैप्टर नंबर 8 सेल चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखो, अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये तो 8वां चैप्टर है, फिर ये मैं पहले क्यों पढ़ा रही हूँ। तो देखो, ये जो सेल है ना, ये ना बायोलॉजी का बेस है। मतलब आपको NCERT का कोई भी चैप्टर समझने के लिए ये सेल को आना चाहिए। मतलब ये चैप्टर आपको अच्छे से आपका क्लियर होगा तभी आप आगे पढ़ पाओगे। जैसे देखो, अभी ना आगे आप प्लांट फिजियो में ये पढ़ोगे, रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ोगे, और ये सेल साइकिल भी पढ़ोगे। ये सब समझने के लिए ना आपको सेल आना चाहिए, इसीलिए मैं सेल सबसे पहले पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अभी ठीक है, देखते हैं। तो देखो, सेल होती क्या है, सेल है ना। तो देखो, सबसे पहले तो सेल जो है ये यूनिट है लाइफ की। अब इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले देखो कि यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है ना इकाई। ठीक है, इकाई क्या होती है, देखो एक कोई चीज़ है ना जो अपने आप को रिपीट कर करके, है ना, बहुत कई ज़्यादा अपने आप को रिपीट कर करके एक बहुत बड़ा ढांचा प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो जो रिपीट कर रही है, जैसे ये अब मान लो ये कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर की यूनिट मतलब किससे ये मिल के बना है, तो ये एक छोटा सर्कल है ना। तो इसलिए इसको हमने बोला, इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि देखो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर एक छोटे 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 सर्कल से मिलके बना है। तो इस स्ट्रक्चर का एक जो यूनिट है वो ये छोटा सर्कल है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारा घर है। ठीक है, तो जो हमारा घर है ना वो कैसे बना है, सोचो ना। हमारा घर छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होगा ना, बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होगा, है ना। ये हमारा घर है, ठीक है, और ये इसकी छोटी यूनिट है ईंट, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ना, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई घर है तो उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट ईंट होगी, है ना। सेम वैसे ही जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी मतलब ह्यूमंस, हमारी बॉडी में ना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, बट सबसे छोटी यूनिट क्या है बॉडी की, वो तो सेल ही है। हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी है ना। ठीक है, तो देखो, ये जो सेल है ना, यही एक चीज़ है ना जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला कि इस सेल को, सेल जो है यही ना है लिविंग, इसको हम लिविंग बोल सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला लाइफ का। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल क्यों बोला, स्ट्रक्चरल इसलिए बोला क्योंकि ना हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ये सेल ही बनाता है। जैसे कि देखो ना, ये ईंट है ना, ये घर है ना, तो ये घर को कौन बनाता है, ईंट मिल के बनाते हैं ना घर। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी को भी ना कई सारे सेल्स मिल के बनाते हैं। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चरल बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट बोला लाइफ का। ठीक है, फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में ना जितने भी रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी काम काज हो रहे हैं ना, वो सब सेल के अंदर हो रहा है। देखो कैसे कैसे रिएक्शन, जैसे कि देखो हमारी बॉडी में ना जैसे ग्लाइकोलिसिस ले लो। ये ना आप आगे पढ़ोगे, ये सारी क्रेब्स साइकिल्स, ईटीएस, ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगी। बट अब अभी के लिए ये ध्यान रखो कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक देखो हम मान लो सबसे छोटे से छोटे मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो हमने खाना खाया, ठीक है, तो जब हमने खाना खाया तो हमारा खाना गट से ऐसे मतलब माउथ से होते हुए स्टमक में गया। फिर सोचो ना, हम मान लो हमने कोई प्रोटीन लिया, ठीक है, तो हमने चिकन खाया मान लो,
तो वो हमारी बॉडी में गया, फिर अब उसको उस पे बहुत सारे एंजाइम्स काम करेंगे, तो वो खाना जो भी हमने प्रोटीन लिया वो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर उसके बाद वो और छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो सेम ये एक तरीके का रिएक्शन ही तो हुआ ना, कि हमारी बॉडी में जो भी अंदर रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है, जिससे भी जो भी हम खाना खाया हमने, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, हमें उससे एनर्जी मिली, तो ये सारे काम एक सेल के अंदर ही तो हो रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फंक्शनल यूनिट बोला, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ोगे कि ग्लाइकोलिसिस होती है, वो भी एक सेल में होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, वो भी एक सेल में होती है, ऐसे ये सब पढ़ोगे आप आगे चल के तो समझ आएगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला, सेल को क्यों बोला ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो, तो देखो जो मतलब, ठीक है, अभी ये देखो कि कोई भी है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको ना ये कहलाना है कि वो जिंदा है, मतलब वो जिंदा लोगों की कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उसमें ना सेल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो जो वायरस होते हैं ना, इनको हम लोग जिंदा क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बोलते हैं, कि क्यों नहीं, वायरस को हम क्यों लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्यों हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना, उनमें खुद की सेल्स, अपनी खुद की सेल्स नहीं होती, वायरस में खुद का सेल नहीं होता, इसीलिए हम वायरस को नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो सेल है ना, सेल इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने आप को बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, तो ना उसमें सेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने यही लिखा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई लिविंग रहने के लिए तो सेल होना ज़रूरी है, अब सेल ही नहीं है तो वो लिविंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखो दैट्स वाई सेल इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो जब सेल है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसीलिए तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे ना। देखो अगर ना हम आपसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन पूछता है ना, तो उसमें ना सेल का जिक्र करना ज़रूरी है, ठीक है, सेल आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि सेल प्रेजेंट है तभी वो लिविंग है, ठीक है। अब देखो ये जो सेल है ना, ये वो फीचर है ना जो सेपरेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से। कैसे, देखो अब खुद ही सोचो ना, जिसमें सेल है तो वो लिविंग होगा, है ना, और सेल नहीं है तो फिर वो नॉन लिविंग होगा, है ना, ये है, ठीक। अब देखो अब क्या होता है कि देखो अगर, ठीक है, अब हम ये देखें, अगर हम ये देखें कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें एक सेल प्रेजेंट होगा, है ना, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे। तो देखो जिनमें एक सेल प्रेजेंट होगा ना, उनको हमने बोला यूनिसेलुलर, यूनी मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल प्रेजेंट है, तो उनको हमने यूनिसेलुलर बोला। और मल्टी सेलुलर, देखो जिनमें बहुत सारे मल्टीपल सेल होंगे उनको हमने मल्टी सेलुलर बोला। तो देखो मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, और सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनको हमने मल्टी सेलुलर बोला। अब देखो यूनिसेलुलर जो होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लो, बैक्टीरिया, अमीबा। देखो अभी ना आगे चल के मैं अच्छे से बताऊंगी ये सब होते क्या हैं, बट आप अभी के लिए ना बस आप ध्यान रखो कि बैक्टीरिया, अमीबा, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, बट ये सब अभी समझ नहीं आएगा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में आप हमें देख लो ह्यूमन्स, ठीक है, वो इनके ह्यूमन्स हमारे, जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो हम यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यूनिसेलुलर जो है ना, एक ही सेल है, एक सेल से पूरी बॉडी एक सेल से बनी है, ठीक है। और देखो दूसरा पॉइंट ये देखो कि देखो आप ये देखो ना कि हम लोग जो हैं, सोचो ना हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी ना कितनी कॉम्प्लेक्स है, मतलब हमारी बॉडी में सोचो ना कितने सारे सिस्टम्स हैं। लाइक देखो डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन मतलब जो भी हमारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, जो भी लाइक यूरिन, ये सब फेसेस वगैरह, ये सब जो बाहर निकलते हैं तो वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है। बाकी वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हर काम के लिए ना अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इतने सारे सेल्स हैं, हर सेल में अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी, तो इसलिए हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। मगर जो बैक्टीरिया होती है ना, तो सोचो बैक्टीरिया में एक ही सेल होती है ना, सिंगल सेल है यार, सिंगल सेल।
तो सोचो ना, इसकी बॉडी में जो सारे फंक्शन हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स में हो रहा है। जैसे हम जिंदा हैं, तो जिंदा होने के लिए हमारी बॉडी में कुछ कुछ, जैसे हमने खाना खाया, फिर खाना खाया हमें हमें उससे एनर्जी मिली, वो फिर जो गंदी चीज़ें जो अनडाइजेस्टेड है उनको बाहर निकालना है। तो और जो भी चीज़ें हमने खाई एब्जॉर्ब हो, ब्लड में गया, तो ब्लड को कैसे कौन पंप करेगा, उसके लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। खाना जो हमने खाया उससे हमें एनर्जी लेना है, तो वो सब के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो खाना ख़राब निकल गया उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब समझ रहे हो कि इतने सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, हम मल्टी सेलुलर्स की बॉडी में, ठीक है। तो वो सारे काम अलग अलग सेल्स में हो रहे हैं। बट तुम सोचो ना, जो बैक्टीरिया है ना, वो तो सिंगल सेल है ना, उसमें वो कैसे जिंदा है? सोचो, वो भी तो यही काम कर रहा है ना, कि खाना खा रहा है, फिर वो डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी चाहिए, फिर वो गंदी चीज़ों को जो अनडाइजेस्टेड होगा उनको बाहर निकालना है। तो वो सारी चीज़ें ना इस बैक्टीरिया के एक सिंगल सेल में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पे कि देखो, जो हम सारे जो भी जितने भी हम सारे काम इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कर रहे हैं, लाइक हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ही तो है, इतने सारे सिस्टम्स हैं उसमें, है ना। तो वो सारे काम ना बैक्टीरिया एक ही सेल के अंदर कर रहा है, ठीक है, सिंगल सेल के अंदर कर रहा है एक। तो सोचो ना, इसका जो स्ट्रक्चर है देखो कितना सिंपल है, मतलब बस एक सेल ही तो बनाना है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बट इसका बिहेवियर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि देखो, एक सिंगल सेल में वो सारे काम करना जो ह्यूमन इतने सारे सिस्टम्स के साथ कर रहा है, ठीक है, वो सारा काम ये बैक्टीरिया एक सिंगल सेल में कर रहा है। तो सोचो ना, उसका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स होगा ना। तो इसलिए ना आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी, ये ना सेकेंड चैप्टर में है शायद, हाँ देख लेना, सेकेंड चैप्टर में है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये एक लाइन लिखी हुई है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मगर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। अब क्यों होता है ये, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, जो अब तुम सोचो, एक सेल, जो बैक्टीरिया मैंने अभी बताया कि यूनिसेलुलर, एक सेल के अंदर सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो सोचो ना कि जो एक सेल है ना, उसके अंदर कितनी क्षमता होगी। मतलब एक सेल के अंदर इतनी क्षमता है ना कि वो खुद में कैपेबल है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एक सेल, क्योंकि सारे काम तो वो खुद ही कर ले रहा है एक सेल में, ठीक है। और देखो, दूसरा क्या है कि वो अपना सारा एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। उसकी लाइफ के जो भी एसेंशियल फंक्शंस है ना, उसको वो परफॉर्म कर पाता है खुद ही, ठीक है। इसेंशियल फंक्शंस मतलब वही जिंदा रहने के लिए जो भी ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सारे काम वो परफॉर्म कर पाता है एक सेल, ठीक है। तो इतनी कैपेसिटी होती है, ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, अब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, जितने भी काम हम कर सकते हैं ना, वो सारे काम बैक्टीरिया भी कर सकता है, जो भी है ना, एक सिंगल सेल में कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई एक सेल को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के सारे काम, जितने भी एसेंशियल काम होता है वो बैक्टीरिया कर सकता है ना, ठीक है। अब देखो, अभी हम ये देखते हैं कि देखो, एक और चीज़, एक और बात आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, कि देखो, अगर एक सेल से छोटा कुछ भी है ना, तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते। मतलब एक सेल से छोटा, मतलब सबसे छोटी यूनिट ना लाइफ की एक सेल ही होगा, इससे छोटी कोई चीज़ नहीं होगी। अगर इससे छोटी कोई चीज़ है ना, तो उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, मतलब एक कोई कंप्लीट सेल नहीं है, उससे छोटा है ना, तो वो लिविंग नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता ना। कम से कम जिंदा रहने के लिए एक सेल तो होना जरूरी है। अब एक सेल से छोटा क्या हो सकता है ना, ये तो जीवित ही नहीं रहेगा ना, कम से कम एक सेल होना चाहिए लिविंग खिलाने के लिए, तो हमने देखा। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, सेल वही, ये तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, ये तो पता है, मतलब वही लिखा है मैंने फिर से। देखो, कम से कम जिंदा कहलाने के लिए एक सेल तो होना ही चाहिए, मतलब इससे छोटा, सेल से छोटा कोई चीज़ अगर है ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए यही बात है, दैट्स वाई एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कांट लिव इंडिपेंडेंटली, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ना, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले अगर कोई पूछे ना सबसे पहला सेल किसने देखा, तो सबसे पहला सेल ना रॉबर्ट हुक ने देखा। और इन्होंने जो सेल देखा ना, वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, है ना। और वो कहाँ पे देखा था, देखो, ये ना ओक प्लांट के बार्क में, बार्क मतलब क्या होता है, छाल, ठीक है। ओक प्लांट होता है जिसके छाल में इन्होंने देखा। अब देखो, छाल क्या होता है, देखो कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ है, तो जो मिट्टी में इसकी जड़ें होती है, इसमें इसका छाल होता है, ठीक है, यहाँ पे
ये जो पेड़ था वो ओक प्लांट था, उसके छाल में इन्होंने ये डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन ल्यूवेनॉग, इन्होंने जिंदा सेल को देखा, सबसे पहले इन्होंने जिंदा सेल को देखा, ठीक है। अब तीसरे देखो आए रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, है ना। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को ना सेल का ब्रेन बोलते हैं। अब देखो जो ये काम क्या होता है न्यूक्लियस का, देखो जैसे कि हमें कुछ भी काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो ना हमने एक गिलास में पानी रखा है गरम गरम, ठीक है, हमने टच किया, तो सोचो ना हमें कैसे पता चलता है कि ये गर्म है ना। हमारे जो हाथ में जो भी सेंसेशन होता है, जो भी रिसेप्टर होते हैं, वो ब्रेन के पास जाते हैं, फिर मैसेज आता है अच्छा ये गर्म है, हटाना है। तो मतलब जो भी काम है हमें ना हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। सेम ऐसे ही सेल को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कोई भी एक सेल है ना, तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इस सेल को बोलता है जो भी काम करना है, लाइक अच्छा प्रोटीन की कमी हो गई है सेल में, चलो प्रोटीन बनाओ, राइबोसोम को भेजेगा, मतलब ऐसे ही। मतलब जो भी काम करवाना है ना वो न्यूक्लियस ही बोलेगा सेल को कि ये काम करना है तो करेगा, इसलिए इसको हमने ब्रेन ऑफ सेल बोला, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो अभी हम ना एक एनसीईआरटी में आपके लिखी हुई है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ना, देखो माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। देखो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे छोटी चीज़ होती है ना, तो हम उसको देखते हैं तो थोड़ा उसकी ना पूरा डिटेल हम देख पाते हैं कि मतलब ऐसे हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, बट हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो हमें दिखेगा ना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस होने लगी थी 1950s में, मतलब 50-60 के बीच में, और एडवांस होती गई थी। मतलब तो इसका क्या पर्पज़ था कि देखो अगर इसमें एडवांसमेंट होने लगी तो देखो तुम सोचो ना, एक अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे हम किसी चीज़, कोई छोटी चीज़ है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल के छोटे से छोटे डिटेल्स को भी हम देखने लगे थे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आने लगी थी। देखो जैसे कि कोई सेल है ना, इस सेल में ना सबसे छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो राइबोसोम होती है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट आया तो हम राइबोसोम को हमने देखा उससे माइक्रोस्कोप से। अब ये राइबोसोम जो है उसको ना 1953 में देखा था, जॉर्ज पैलेडे ने देखा था। आगे पढ़ाऊंगी मैं, बस इतना याद रखो। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई है ना, इसमें एडवांसमेंट होने लगा धीरे धीरे। अब 1953 में हमने देख लिया राइबोसोम को सेल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को भी देखा, ठीक है। तो हमने ना देखा सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारी मॉडल्स आने लगे। अभी देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये मैं आगे बाद में बताऊंगी, ठीक है। बस अभी देखो कि सेल में एक सेल है तो सेल की सबसे बाहरी जो लेयर होती है ना उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारी मॉडल्स आने लगे थे, ठीक है, ठीक है। मगर जो फाइनल मॉडल आया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। उसको बोला हमने फाइनल जो मॉडल आया सेल का वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था उसको किसने डिस्कवर करा था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊँगी कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब, ये सब मैं समझाऊँगी जब मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर अभी देखो अभी ना थोड़ा सा पोर्शन और पढ़ लेते हैं, सेल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सेल थ्योरी क्या थी, है ना। तो देखो ये एक ऐसी थ्योरी है ना जो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट है। मतलब दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल हो, सबके लिए ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें ना 2 साइंटिस्ट का प्राइमरी योगदान था, 2 साइंटिस्ट का। वो कौन कौन थे, एक तो स्लाइडन थे, ठीक है, और दूसरे श्वान थे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले स्लाइडन के बारे में देखते हैं। तो देखो जो स्लाइडन थे ना वो ना जर्मनी के थे। वो जर्मनी के थे और वो ना एक बॉटनिस्ट थे। अब देखो जाहिर सी बात है अगर वो बॉटनिस्ट है ना तो वो तो बॉटनी मतलब उसमें तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर वो बॉटनिस्ट थे ना तो फिर वो जाहिर सी बात है वो प्लांट पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ना उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्लांट को देखा, बहुत सारे प्लांट को उन्होंने रिसर्च करा, देखा प्लांट को, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंट मतलब ये जो प्लांट है ना अलग अलग, तो ये जो प्लांट है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं और फिर वो सारे मिलके टिश्यू बनाते हैं, क्योंकि ये तो पता ना सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब वो टिश्यूज़ जैसे आप पढ़ोगे कि प्लांट में ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना। जो जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है वो ना हमेशा डिवाइड करता रहता है, ठीक है।
बाकी और भी होता है लाइक परमानेंट टिश्यू, फिर जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इन सारे ये जो है, तो ये जो जो टिश्यूज़ है वो कैसे मिला है, मतलब सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या था कि स्लाइडन ने ये बोला, अल्टीमेटली स्लाइडन ने क्या बोला कि जो भी ये प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को देखा जब, तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा ये तो सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है, ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। स्लाइडन ने ये बात बोली क्योंकि ये तो बॉटनिस्ट थे। अब देखो, अब स्वान जो थे, स्वान जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। मतलब इन्होंने ना प्लांट पे, बस आपको इतना ध्यान रखना कि जो स्लाइडन थे वो जर्मन थे और वो बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे रिसर्च करी, बहुत सारे प्लांट को देखा, फिर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। देखो, अब स्वान आए, तो स्वान जो थे वो ब्रिटिश थे और वो जूलॉजिस्ट थे। अब तुम सोचो ना, जो अब ये जूलॉजिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है ये एनिमल को देखेंगे, एनिमल पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल को देखा और कहा कि देखो यार, एनिमल सेल जो है ना, इनके ऊपर तो एक कवर होता है, ठीक है। जो भी एनिमल सेल है इनके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। इनके ऊपर एक कवर होता है एनिमल सेल के ऊपर, ठीक है। तो जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोला, ठीक है। मतलब देखो, सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने ही देखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, मतलब इन्होंने एक एनिमल सेल देखा, फिर इन्होंने देखा कि यार इसके बाहर ना एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, ठीक है, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, या फिर इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद ना इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा। मतलब इन्होंने ये सोचे कि अच्छा चलो ठीक है, अभी तो हमने एनिमल सेल को देख लिया, इनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, तो हम देखते हैं प्लांट सेल को कि इनमें भी क्या सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जब प्लांट सेल को देखा ना, तो इन्होंने ये देखा कि अच्छा यार, इसमें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है, ठीक है, वो तो सेल वॉल है। देखो, इन्होंने प्लांट को भी देखा, प्लांट सेल को भी देखा, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि एक प्लांट सेल है, ठीक है, उसके बाहर ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर एक और लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर उसके बाहर एक और लेयर है जिसको हमने सेल वॉल बोला, है ना, है। तो इन्होंने बोला प्लांट सेल पर एक और लेयर है, ठीक है, जो कि सेल वॉल है। मीन्स इन्होंने दोनों पर रिसर्च करी, ठीक है, दोनों पर रिसर्च करी, प्लांट और एनिमल दोनों पर रिसर्च करी, और उसके बाद ना एक हाइपोथेसिस दी अपनी, ठीक है। मतलब अपनी रिसर्च के बेसिस पर जो भी रिसर्च करा ना, उस पर एक बात बोली, ठीक है। देखो, हाइपोथेसिस दी, मतलब हाइपोथेसिस मतलब ना, देखो हाइपोथेसिस क्या होता है, ये ना एक थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में अभी हम इस एक कंक्लूज़न निकल गया, अच्छा ये तो सही है, मतलब हम अब एक थ्योरी देंगे, बताएंगे लोगों की ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल है ना, वो सेल, जितने भी दुनिया में है ना प्लांट और एनिमल है, वो सारे सेल के बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने हैं, ऐसा इन्होंने हाइपोथेसिस दिया। मतलब इन्होंने जब प्लांट और एनिमल को देखने के बाद, ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, स्वान ने दी हाइपोथेसिस, ठीक है, कि क्या हाइपोथेसिस दी, दुनिया में जितने भी प्लांट दुनिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सेल एंड उसके प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा उन्होंने हाइपोथेसिस दी, मतलब उन्होंने ऐसी बात कही, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो अब देखो, ये स्वान जो थे, अब ये स्वान ने स्लाइडन के साथ मिल गया, मतलब दोनों ने कहा चलो ठीक है, अब हम ये दोनों मिल गए, ठीक है। अब ये दोनों क्या किए, बोले कि चलो ठीक है, अब हम दुनिया के और सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दुनिया के अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल पर रिसर्च करा, ठीक है, एंड
फिर उन्होंने देखा कि यार अच्छा, मतलब जब उन्होंने देखा ना, अभी तो ये स्वान ने बस हाइपोथेसिस दी, मतलब इन्हें ऐसे लगा कि जो भी होते हैं उनमें ऐसा होता है, बट अभी कंफर्म नहीं थे ये। तो फिर ना दोनों मिलकर जब रिसर्च करे अलग अलग प्लांट और इस पे, तो ना इन्हें लगा कि यार ये तो बात सही थी। तो फिर जब दोनों मिल गए ना, जब दोनों मिलकर काम करा, अलग अलग काम करे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एनिमल पे, तब इनकी जो हाइपोथेसिस थी ना, अब वो थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, मतलब उन्होंने ये बोला ना कि यार ये तो बात सही है, मतलब जितने भी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो तो इसी से बने हैं, मतलब या तो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने, इनके पोस्टुलेट क्या क्या थे। ठीक, जो जो ये मतलब इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसके पोस्टुलेट देखो। ठीक है, इसके जो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, तो देखो सबसे पहले क्या था कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि दुनिया में है, ठीक है, वो सेल या इसके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ऐसे ये इन्हें ये इनका पोस्टुलेट था। देखो मगर ना ये दोनों ये नहीं बता पाए कि जो नए सेल्स हैं ना वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये नहीं बता पाए। ठीक है, देखो ये तो बता दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी दुनिया में है वो सारे सेल और इसके प्रोडक्ट से बने हैं, बट ये नहीं बता पाए ना कि जो नए सेल हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब तीसरे साइंटिस्ट फॉर्म में आए हैं ना, अब थर्ड साइंटिस्ट आए, मतलब थर्ड साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो ये इन्होंने 1855 में इन्होंने एक बात कही थी। कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओमनीज सेलुला ई सेलुली। ठीक है, मतलब जो भी पुराने सेल्स हैं ना उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि नए सेल्स जो है वो पुराने सेल से बनते हैं। पुराने सेल से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अब देखो यानी कि अब इन्होंने ये बात बोल दी कि नए सेल जो हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। तो अब इन्होंने सेल जो थ्योरी जो उन्होंने स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी ना, अब उसको इन्होंने फाइनल शेप दी। ठीक है, फाइनल शेप दी इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को। ठीक है, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी। ठीक है, जो क्या था वही सेम था जो पोस्टुलेट उनका, जो पहला यही था कि वही पहला ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दुनिया में बना है वो सेल या इसके प्रोडक्ट से बना है, और दूसरा ओमनीज सेलुला ई सेलुला। मतलब इन्होंने फाइनल शेप की, तो फाइनल शेप जो इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी, तो उसके पोस्टुलेट क्या क्या थे, यही थे। पहला ये था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, और दूसरा ये था। ठीक है, यही दोनों कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स या उसके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी सेल थ्योरी पढ़ा दिया मैंने, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप इतना रिवाइज़ कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू।